पे डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ना ओपन इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स के कई सारे कीवर्ड्स को समझेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझेंगे। तो बहुत आज इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से चैनल पर बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। ये एनसीईआरटी की किताब है जो आपका बेसिक टेक्स्ट बुक है, इकोनॉमिक्स को, मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी के लिए बहुत ज़रूरी है। देखो हम सीधा जैसे चैप्टर का देखो नाम ही है ओपन इकोनॉमी। सबसे पहले समझो कि ओपन इकोनॉमी होता क्या है। ओपन इकोनॉमी का मतलब है जहाँ पर ना कंट्रीज आपस में इंटरेक्ट करेंगी, है ना। एक ओपन इकोनॉमी क्या होती है, जहाँ पर आप आपस में ट्रेड करोगे, इंटरेक्ट करोगे ट्रेड के फॉर्म में, एक दूसरे से खरीदोगे, एक मार्केट फॉर्म होगी, है ना। जैसे एक बंदा इंपोर्ट कर सकता है, एक्सपोर्ट भी कर सकता है। तो ओपन इकोनॉमी को क्या बोला, इज वन विच इंटरेक्ट्स विद अदर कंट्रीज थ्रू वेरियस चैनल्स। वो चैनल कोई भी हो सकता है, उसको हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से चैनल्स हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। तो कह रहा है सो फार वी हैड नॉट कंसिडर्ड दिस एस्पेक्ट एंड जस्ट लिमिटेड टू क्लोज इकोनॉमी। अभी तक हमने क्लोज इकोनॉमी पे भी काम कर रहे थे, हमने कहीं भी अभी ओपन इकोनॉमी की बात नहीं करी। तो कह रहा देखो क्लोज इकोनॉमी कहाँ, जहाँ पे कोई लिंकेज ना हो विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सीधी सी बात है, क्लोज इकोनॉमी का मतलब क्या, 1991 से पहले जब हमारे देश में जब तक कि एलपीजी नहीं आया था, ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस वाला एलपीजी नहीं है, ये है आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। जब तक ये हमारी कंट्री में नहीं आया था तब तक हमारी भी जो इकॉनमी थी क्लोज इकॉनमी थी। हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ट्रेड नहीं करते थे, कोई लिंक नहीं था हमारा। ठीक है। जब से हुआ मॉडर्न इकोनॉमिक्स ओपन हुई हमारी, तो तीन वे से हमारे लिंकेज शुरू हुई है। अभी हमने कहा ना इंटरेक्ट करती है इकॉनमी, तो कैसे करती है, क्या लिंक होता है, उसको हम देखते हैं। तो तीन लिंकेजेस क्या है, सबसे पहले है आउटपुट मार्केट। आउटपुट मार्केट का मतलब क्या है कि इकॉनमी जहाँ पर आपका सामान जो है, जो आपकी सर्विसेज है, वो दूसरी कंट्रीज के साथ आप ट्रेड करोगे, इससे आपकी चॉइस बढ़ेगी। आउटपुट मार्केट देखो जब बढ़ा तो उससे हमारे पास बहुत सारी चॉइस आई। अगर आप 1991 से पहले की इकॉनमी देखते तो उसमें पता है क्या सीन था, उसके अंदर सिर्फ आपके पास ऑप्शन खाने का होता था, समोसे खा रहे हो, आप डोसा खा रहे हो। 1991 के बाद से आपको इटालियन खाना मिलने लगा, आपको बर्गर पिज्ज़ा मिलने लगा, है ना, नूडल्स आ गए तरह तरह के। तो आउटपुट मार्केट ने बहुत सारी चॉइसेस को वाइडन किया कंज्यूमर की, और प्रोड्यूसर को भी, वो भी सेलेक्ट कर सकता है कि उसको कहाँ से गुड मंगवाना है, डोमेस्टिक गुड मंगवाना है या फॉरेन गुड मंगवाना है। ये सारी चीज़ें होने लगी। अच्छा, सेकंड तरीका जो होता है, जिससे हम जब कहते हैं ना कि इकोनॉमी ओपन है, तो वो सेकंड लिंक होता है फिनेंशियल मार्केट के साथ। मोस्ट ऑफन देखो जो इकॉनमी है वो खरीदती है फाइनेंशियल एसेट फ्रॉम अदर कंट्रीज। हम भी यही करते हैं, हमारी भी तो इकॉनमी ऐसे ही है। हम क्या करते हैं, हम बेसिकली हम यही कर रहे होते हैं कि हम फाइनेंशियल एसेट्स को दूसरी कंट्री से खरीदते हैं। और इसकी वजह से ही हमारा क्या होता है, हमारे देश में हम खरीदते हैं तो इससे हमारे पास भी ना एक इन्वेस्टर की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि अगर इन्वेस्टर है तो वो चाहे फॉरेन एसेट खरीद सकता है, वो चाहे डोमेस्टिक एसेट खरीद सकता है। तो फिनेंशियल मार्केट भी एक टर्म आने लग गई जहाँ पर हम स्टॉक खरीद सकते हैं फॉरेन कंट्रीज के, फॉरेन कंपनीज के, है ना, बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। तो जैसे हमें जहाँ भी हम इन्वेस्टमेंट करना चाहें फॉरेन पे, अगर हमें लग रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट से हमें फ़ायदा, तो वो भी शुरू हो गई। तीसरी चीज़ है लेबर मार्केट। लेबर मार्केट से मतलब ये है कि अब ना जो फर्म्स हैं वो कहीं से भी लेबर को उठा सकते हैं। अब आप सोचो जो बंदा कंपनी यूएस में है लेकिन इंडिया में बैठा है फिर भी काम कर रहा है, वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, यूएई में, है ना, वहाँ पे ज़्यादातर आपको ब्लू कॉलर वर्कर्स इंडियन लेबर मिलेगी। अगर आप दुबई वगैरह जितनी भी आपकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं वहाँ देखो आप। तो क्योंकि देखा जाएगा, क्योंकि जब ना देखो ओपन की जाती है ना इकॉनमी, तो लिंक यहाँ से ऐसे हो जाता है कि इमाइग्रेशन लॉज को पहले जो बहुत रिस्ट्रिक्ट होते थे उनको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल किया जाता है ताकि आराम से वो जा पाए। तो यानी कि ये तीन तरीके हैं जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो हमारी इकॉनमी है ना, ओपन इकॉनमी है, उसका लिंक शुरू हो जाता है। तो यानी हमें समझना है, एक ओपन आउटपुट मार्केट तरीका होता है, एक फाइनेंशियल मार्केट तरीका होता है, एक हमारे पास लेबर मार्केट का तरीका होता है। इससे हमारी जो इकॉनमी है वो लिंक्ड हो जाती है। अब हम आगे देखते हैं, आगे ओपन इकॉनमी के बारे में क्या लिखा हुआ है। कह रहे देखो ओपन इकोनॉमी का मतलब अब सीधा है कि गुड्स एंड सर्विसेज तो ट्रेड होंगी, फाइनेंशियल एसेट भी ट्रेड होंगे। इंडियंस फॉर इंस्टेंस कोई भी कंज्यूम प्रोडक्ट को कर सकते हैं, प्रोड्यूसर कहीं से भी प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं, हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये बात समझ आ गई। अब देखो जब भी हम फॉरेन ट्रेड की बात करें,
तो हम ये भी ध्यान रखें कि हाउ इट इन्फ्लुएंस इंडियन एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि वी आर रीडिंग अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है टोटल डिमांड। टोटल डिमांड को फॉरेन ट्रेड कैसे इन्फ्लुएंस करता है? तो देखो, जब हम ना बहुत ज़्यादा बाहर विदेशी प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, ठीक है, व्हेन इंडियंस बाय फॉरेन गुड्स, अब दिस स्पेंडिंग escapes as a leakage from the circular flow of income, decreasing aggregate demand. सेकेंड, आर एक्सपोर्ट टू फॉरेनर्स एंटर एज एन इंजेक्शन इन द सर्कुलर फ्लो। ध्यान समझना है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो, जब कोई भारतीय नागरिक, इंडियन सिटीजन बाहर से प्रोडक्ट खरीदता है, ठीक है, अब जो उसका जो पैसा जा रहा है, प्रोडक्ट वो खरीद रहा है, तो हमारा सर्कुलर फ्लो कैसे होता था, पहले तो यही समझ लो आप। सर्कुलर फ्लो में हमने पढ़ा था कि दो हाउस होल्ड वाला ही समझो आप, एक ये फर्म्स है, ये हाउस होल्ड है, ठीक है, ये हाउस होल्ड है, ये फर्म्स है। हमने क्या पढ़ा था, ये प्रोडक्शन करके इसको गुड देता है, ये इसको पैसा देता है, ऐसा ही पढ़ा था ना हमने। सर्कुलर फ्लो में हमने यही पढ़ा था। अब सोचो, जब ये हाउस होल्ड है, ये डोमेस्टिक फर्म से खरीद ही नहीं रहा, ये किसी तीसरी पार्टी से जाके, ये किसी वर्ल्ड में किसी कंट्री से जाके, कोई मान लो पेरिस से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट खरीद रहा है। अब जो इसका पैसा है वो यहाँ सर्कुलर इकोनॉमी में कहीं रन ही नहीं कर रहा, इसका पैसा तो कहीं और चला गया है। तो यानी कि जब पैसा हमारी सर्कुलर फ्लो में रन ना करे तो हम उसको क्या बोल देते हैं? लीकेज। लीकेज में भी तो ये होता है, लीक करती है कोई चीज, तो उससे हमारी जो एग्रीगेट डिमांड हमारी अपनी कंट्री की इकॉनमी हो जाती है, वो रिड्यूस हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है। अब समझो इसका ही दूसरा फैक्ट। दूसरा फैक्ट क्या है? हमने कहा कि भाई इंजेक्शन होता है कब? इंजेक्शन तब होगा जब हमारे, जैसे मान लो ये फर्म्स हैं, ये हाउस होल्ड है, ठीक है, अब यहीं से एक ना फॉरेन का इन्वेस्टर या बंदा है, ये जाके फर्म से, ये तो ये फॉरेन का एक बंदा है कि हमारी फर्म से कुछ खरीदता है और ये इसको बदले में खरीद के सामान देता है और ये इसको पैसा दे रहा है। अब यहाँ पर इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से हमारी सर्कुलर फ्लो में इनकम जो है वो इंजेक्ट हुई है, हमारे पास पैसा आया है। इससे क्या हुआ? हमारी एग्रीगेट डिमांड जो है वो इंक्रीज हो गई। बात समझ में आ रही है? तो इसी को कहते हैं हम लिंकेज या फिर आपका इंजेक्शन। बात समझ गए? जब इकॉनमी में पैसा आया, एग्रीगेट डिमांड बढ़ी, तो उसको हम इंजेक्शन कहते हैं। अगर पैसा जा रहा है, एग्रीगेट डिमांड रिड्यूस हो रही है, तो उसको हम लीकेज का नाम दे देते हैं। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पैरामीटर्स की ओर। देखो, जब ना गुड्स मूव करता है क्रॉस नेशनल बॉर्डर्स, तो मनी भी ट्रांजैक्शन के फॉर्म में आपको यूज करना ही पड़ेगा। अच्छा, इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी ऐसी सिंगल करेंसी नहीं है जो सिंगल बैंक के द्वारा इशू की जाए। क्यों किया जाता है? क्योंकि देखो, जो फॉरेन कंपनीज है या फॉरेन इकोनॉमिक एजेंट है, उसको ही नेशनल करेंसी द्वारा यूज किया जाता है, और तब भी यूज करा जाएगा नेशनल करेंसी को अगर वो इनको ये विश्वास है नेशनल करेंसी पे, मान लो रुपी के फॉर्म में, वो तभी ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट करेंगे जब उनको पता हो कि रुपी स्टेबल है, रुपी बहुत जल्दी जल्दी फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होता। तो आप ये भी समझो, इसका मतलब कहने का है यहाँ पर जो परचेजिंग पावर है, यानी जो लोगों की खरीदने की पावर है पर इंडिविजुअल, वो स्टेबल अगर रहती है तो उसको मान लिया जाता है। बिना करेंसी के कॉन्फिडेंस के इंटरनेशनल मीडियम ऑफ एक्सचेंज किसी भी एक करेंसी को नहीं माना जाता। क्योंकि पास्ट में हमने देखा, गवर्नमेंट हैव ट्राइड टू गेन कॉन्फिडेंस ऑफ पोटेंशियल यूजर्स बाय अनाउंसिंग दैट नेशनल करेंसी विल बी फ्रीली कन्वर्टेबल एट अ फिक्स प्राइस इनटू अदर एसेट। यहाँ पे बोला भी, गवर्नमेंट ने बहुत ट्राई करा कि हमारा पोटेंशियल यूजर्स के द्वारा गेन हो, इम्पोर्टेंस हो, तो इशुइंग अथॉरिटी के पास कोई कंट्रोल नहीं होता वैल्यू ऑफ दैट एसेट। अब देखो क्या होता है कि ना, इन द पास्ट गवर्नमेंट ने बहुत ट्राई करा, उसके बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी एक सिस्टम है जहाँ पर क्या होता है कि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप ना अनलिमिटेड अमाउंट को कन्वर्ट करा सकते हो फ्रीली, और प्राइस एट विच कन्वर्जन टेक्स प्लेस थोड़ा सा लगता है, बाकी तो फिर आपका फ्रीली आप कन्वर्ट करा सकते हो। एटलीस्ट एक ऐसा हैंडल है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स को कराने का। अच्छा, अगर आप देखते हो ना कि वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा ना बढ़ता जा रहा है, तो गोल्ड को सीज कर लिया जाता है एज एन एसेट इनटू द नेशनल करेंसीज कुड भी, ताकि कन्वर्ट की जा सके। तो नेशनल करेंसीज को इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। मान लो एग्जाम्पल के तौर पर, अगर इंडिया ना कोई गुड खरीदना चाहता है अमेरिका से,
तो वहाँ पर मान लो कोई भी इंडियन लेडी है, मान लो खरीद रही है, तो उसको डॉलर चाहिए होगा अपने ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने का। अगर मान लो प्राइस ऑफ द गुड इज $10, इसका मतलब उनको क्या है, शी वुड नीड टू, हाउ मच इट वुड कॉस्ट हर इन इंडियन रुपी, वो डिपेंड करेगा कि उस समय की जो इंडियन रुपी, जैसे इस समय आप मुझे बताओ कि इस वक्त 1 INR इज इक्वल टू हाउ मच डॉलर। एक एक INR या एक डॉलर समझ लो कितने INR के रिस्पेक्ट में है अभी, तो आप भी मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो ना हम प्राइस एक करेंसी का दूसरी करेंसी से जो कन्वर्ट कराते हैं, है ना, एक तरह से मैंने आपको बताया ना, $1 इज इक्वल टू हाउ मच ऑफ योर INR। एक INR, एक डॉलर में कितने INR होते हैं, तो उसमें बेसिकली उसी को हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट, या सिंपली हम इसको एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं। जब आपने ए प्राइस ऑफ वन करेंसी जब हम दूसरे करेंसी के टर्म्स में देना पड़ता है हमें, उसी को हम फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। अब इसी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है जिसका नाम है द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है, या BOP का मतलब क्या होता है, जहाँ पर हम गुड्स की सर्विसेज के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, असेट्स लिखते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज लिखते हैं कि बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में कितना रहा। तो दो तरह के बैलेंस ऑफ पेमेंट माने जाते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकाउंट में दो तरह के अकाउंट डाले जाते हैं, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। अब समझो बैलेंस ऑफ पेमेंट में समझ तो आ गया हमें कि जितना भी हमारा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होती हैं उस पूरे अकाउंट का ब्यौरा बैलेंस ऑफ पेमेंट में होता है। उसमें हम सब कुछ लिखते हैं, असेट्स के बारे में, रिकॉर्ड्स के बारे में, गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में, सब लिखते हैं। अब इसी में जो एक पार्ट आता है करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में हम क्या लिखते हैं, करंट अकाउंट में हम ये लिखते हैं कि हमारा दूसरी कंट्री से कितना गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड हुआ है, कितना ट्रांसफ़र पेमेंट गई है, ये सारी चीज़ें। अब देखो जो गुड्स का ट्रेड हो रहा है, यानी कि आप बात कर रहे हो कितना एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज का। सर्विसेज में भी हम ये लिखते हैं फैक्टर इनकम कितनी आई, नॉन फैक्टर इनकम कितनी आई। फैक्टर इनकम का मतलब है कि जितना भी आपका अल्टीमेटली जो सर्विसेज से आपका फॉर्म हुआ फैक्टर इनकम, तो उसको हम क्या कह देते हैं, फैक्टर इनकम बोल देते हैं। तो फैक्टर इनकम का ये सीधा सा मतलब है कि जो फ्लो ऑफ इनकम, यानी कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जो इनकम जनरेट हुई, यानी कि वेजेस हो गई। ठीक है, ध्यान रखना फैक्टर इनकम में क्या क्या आ जाएगा, आपकी जितनी भी वेजेस होती हैं, ठीक है, या आपका रेंट से पैसा आ रहा है, इंटरेस्ट से पैसा आ रहा है, या कोई आपका प्रॉफिट हुआ है, तो ये सब फैक्टर इनकम का पार्ट होते हैं। ये ध्यान रखना, दोनों बातें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद कभी कभी क्या होता है, नॉन फैक्टर इनकम भी होती है भाई। तो नॉन फैक्टर इनकम को हम ट्रांसफ़र इनकम भी कहते हैं, ध्यान रखना इस बात को। ट्रांसफ़र इनकम कहाँ से आती है, जो भी पैसा आपने गिफ्ट के फॉर्म में मिला है आपको, कोई डोनेशन के फॉर्म में मिला है, कोई टैक्स के फॉर्म में मिला है, कोई फाइन्स के फॉर्म में मिला है, ये सारा पैसा आपका ट्रांसफ़र पेमेंट का पार्ट होता है। तो ध्यान रखना इस बात को। अब यहाँ ये हो गया। अब इसने यहाँ पर बताया भी है कि देखो ट्रांसफ़र पेमेंट बेसिकली वो रिसीट्स हैं जो आपको रेसिडेंट ऑफ द कंट्री कोई फ्री में मिलती हो, जैसे गिफ्ट्स, रेमिटेंसेज हैं या ग्रांट्स हैं। देखिए, गुड बी गिवन बाय गवर्नमेंट और प्राइवेट सिटीजन लिविंग अब्रॉड। ठीक है, अब जब हम ना फॉरेन गुड्स को खरीदते हैं तो एक्सपेंडिचर तो है फ्रॉम अदर कंट्री, एंड इट बिकम्स द इनकम ऑफ दैट फॉरेन कंट्री। जैसे आपने खरीदा, मान लो यूएसए से खरीदा आपने, बीइंग एन इंडियन आपने कोई फॉरेन गुड खरीदा यूएस से, तो क्या होगा, तो फिर हमें बात समझ में आ गई कि भाई वो तो इनकम तो यूएस की हो जाएगी। तो जब हम परचेज करते हैं कोई भी फॉरेन गुड या इंपोर्ट करते हैं, तो हमारा परचेजिंग का टाइम है या हमने कोई भी इंपोर्ट करा, तो इससे हमारा डोमेस्टिक गुड की डिमांड जो होती है वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली जब कोई भी हम फॉरेन गुड को बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, सेलिंग ऑफ फॉरेन गुड्स और एक्सपोर्ट, उससे हमारे देश में पैसा आता है, तो हमारी एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ऐसे ही करंट अकाउंट में क्या क्या लिखा होता है उसका पूरा यहाँ पर एक चार्ट ऐड ऑन करके बना दिया है कि देखो जी, करंट बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट में ट्रेड इन गुड्स के बारे में लिखा जाता है, ट्रेड इन सर्विसेज के बारे में लिखा जाता है, और ट्रांसफर पेमेंट के बारे में यहाँ पर लिखा जाता है। अब हम चलते हैं बैलेंस इन करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, कैसे लिखा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, वो पढ़ते हैं। देखो, करंट अकाउंट हमें ये तो समझ में आ गया कि करंट अकाउंट हमारा तभी बैलेंस रहेगा जब रिसीट करंट अकाउंट की
करंट अकाउंट की पेमेंट के साथ इक्वल हो। यानी जब रिसीट और पेमेंट आपस में करंट अकाउंट की इक्वल हैं तभी करंट अकाउंट बैलेंस माना जाएगा। अगर करंट अकाउंट सरप्लस में है तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेशन इज ए लेंडर टू अदर कंट्रीज। अगर डेफिसिट में है तो आप बहुत ज़्यादा दूसरी कंट्री से मतलब बोरो करते हो, कर्जा मानते हो। यानी कि जब करंट अकाउंट सरप्लस में कब हुआ, जब रिसीट ज़्यादा है, पेमेंट कम की है आपने। और करंट अकाउंट यहाँ पे डेफिसिट होना था। डेफिसिट कब होता है करंट अकाउंट का, जब आप पेमेंट्स रिसीट्स कम है और पेमेंट ज़्यादा आपने करी है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, करंट अकाउंट का डेफिसिट बोल देते हैं। अब बैलेंस जो करंट अकाउंट का है इसमें दो तरह की बातें आती हैं। एक होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक होता है बैलेंस ऑन इनविजिबल्स। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब है कि आपने कितना एक्सपोर्ट, अब माइनस कर दो उसकी वैल्यू को इम्पोर्ट के साथ। यानी जो डिफरेंस निकालते हो आप वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट किसी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो उसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। बैलेंस देखो, एक्सपोर्ट जो होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड का, उसे क्रेडिट आइटम में लिखते हैं क्योंकि इससे पैसा आएगा हमारे पास। इंपोर्ट वाले पार्ट को डेट आइटम के अराउंड लिखना होता है। जैसे देखा होगा आपने अकाउंट्स, कभी आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि दो तरह की साइड होती है, क्रेडिट आइटम, डेबिट आइटम। क्योंकि जब आप इंपोर्ट खरीदोगे तो पैसा आपका कटेगा, पैसा आपका निकाला जाएगा। जहाँ पैसा निकलता है तो वो डेबिट साइड हो जाता है, जहाँ पैसा आता है तो वो क्रेडिट साइड हो जाता है। इसी पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रेड बैलेंस। क्या कहते हैं, ट्रेड बैलेंस। अब हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो बैलेंस कब होगा, बड़ा समझने वाली बात है भाई। बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा कब सरप्लस होता है या बैलेंस कब होगा। बीओटी हमारा बैलेंस तब माना जाता है जब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ गुड्स आपस में इक्वल हो। जब जब भी हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपस में इक्वल होगा तो हम समझ जाते हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा बैलेंस है। सरप्लस बीओटी में तब होता है जब हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा हो जाए। और डेफिसिट कब होता है, जब हमारा एक्सपोर्ट कम हो और हम ज़्यादा खरीद रहे हैं बाहर से, तो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट में आ जाता है। इसी के बाद एक टर्म होती है नेट इनविजिबल्स, यानी कि डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट को हम इनविजिबल कहते हैं। इनविजिबल्स में क्या आता है, सर्विसेज आते हैं, ट्रांसफ़र आता है, फ्लो ऑफ इनकम आता है। सर्विस ट्रेड का मतलब क्या है, फैक्टर एंड नॉन फैक्टर इनकम्स। फैक्टर इनकम क्या होती है, वो सारी नेट नेट इंटरनेशनल अर्निंग्स जो हमने लैंड लेबर कैपिटल में पैसा खर्च करके किया। नॉन फैक्टर इनकम वो होती है जो हमने बैंकिंग कर ली, टूरिज्म कर लिया। मतलब समझ रहे हो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो पेमेंट आ रही है लेबर लैंड कैपिटल से, वो फैक्टर इनकम है। तो इसके अलावा सर्विस प्रोडक्ट से जब हम बेचने के बाद जो पैसा आ रहा है, शिपिंग करके, बैंकिंग करके, सॉफ्टवेयर सर्विसेज देके, तो वो हमारी नॉन फैक्टर इनकम कहलाती है। दोनों बातों को आपको ध्यान रखना है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। ऐसे ही देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक अकाउंट का पार्ट होता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट किसे कहते हैं, कैपिटल अकाउंट वो सारी चीज़ें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्ड करता है, असेट्स की रिकॉर्ड करता है। बेसिकली सारे के सारे असेट्स को रिकॉर्ड करेगा। अब असेट किसी भी फॉर्म में हो सकता है। वेल्थ कैन बी हेल्ड, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल अकाउंट आपका क्या क्या है, मनी है, स्टॉक्स है, बॉन्ड्स है, गवर्नमेंट डेट है। ये सारा का सारा क्या होता है, कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। समझ गए, ध्यान रखना अगर पेपर में आ जाए। कैपिटल अकाउंट क्या होता है, देखो हम कितनी बारी जब हम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं, मैं सच बता रही हूँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियो देखने के बाद आपको बजट की सारी टर्म समझ में आने लग जाएंगी, इकोनॉमिक सर्वे की टर्म समझ में आने लग जाएंगी। वी आर वर्किंग ऑन इट कि मैं चाहती हूँ आपको सारी टर्म्स क्लियर हो इकोनॉमी, ताकि जब आप करंट अफेयर्स में इकोनॉमी पढ़ो तो मेरे पास इतने सारे सवाल आ जाते हैं, मैं आप कैपिटल अकाउंट को पूरा डिटेल में पढ़ा दो। तो आज इसीलिए मैंने सोचा कि कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट डिटेल में आप समझो कि इससे क्या इकोनॉमी पे असर पड़ता है। तो कैपिटल अकाउंट का सीधा सा मतलब है आपकी जितनी भी असेट वाली ट्रांजेक्शन्स हैं इंटरनेशनल। यानी असेट का मतलब क्या, कि आपने कितना धन दौलत होल्ड करा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर मनी है, स्टॉक है, बॉन्ड है, गवर्नमेंट डेट है, ये सारा क्या है आपका, ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। अब देखो, जब आप असेट को खरीदते हो तो कहाँ लिखते हो उसको, देखो जब खरीदा, देखो ध्यान समझना, यही बच्चे बड़ी गड़बड़ी करते हैं। आपने कोई चीज़ खरीदी तो आपको पैसा देना पड़ेगा ना,
तो परचेज ऑफ एसेट कहाँ आएगा? पैसा जब जाता है तो वो डेबिट आइटम की साइड आता है। अगर आप कोई गुड खरीदे, मान लो आपने यूके कार कंपनी से कुछ खरीदा, यूके कार कंपनी आपने खरीद ली, व्हेन डिडंट बाय यूके कार कंपनी, रेंट एज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, डेबिट साइड पे आप लिख दोगे कि फॉरेन एक्सचेंज हुआ है, क्योंकि पैसा फ्लो आउट हुआ है तो वो डेबिट साइड पर लिखा जाता है। और उसी दूसरी जगह आपने क्या करा, अपने असेट्स को बेचा है, यानी आपने शेयर ऑफ इंडियन कंपनी चाइनीज कस्टमर को बेच दिया, तो जब पैसा आता है तो वो कहाँ जा लिखा जाता है? वो क्रेडिट साइड पर लिखा जाता है। ठीक है, तो इसी पूरे फिगर में यहाँ पे समझाया गया है कि कैसे देखो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, ऐसी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल बोरोइंग सारी ऐसी की जाती हैं। तो कैपिटल अकाउंट में हम इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल बोरोइंग्स और एक्सटर्नल असिस्टेंस के बारे में लिखते हैं। इन्वेस्टमेंट में चाहे वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो, एक्सटर्नल बोरोइंग शॉर्ट टर्म की आई हो, कमर्शियल बोरोइंग हुई हो, गवर्नमेंट की एड मिली हो, मल्टीलेटरल लोन्स मिले हो, ये सारा हमारा कैपिटल अकाउंट में, मतलब सारे हमारे कि आपके देश में कितना वेल्थ है, कितना होल्ड करते हो आप वेल्थ, वो सारी बातों का बारे में लिखा होता है। इन्वेस्टमेंट में अगर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो एफडीआई, इक्विटी कैपिटल, ये सारा का सारा अर्निंग्स, डायरेक्ट कैपिटल फ्लोज, ये सब का सब यहाँ पर लिखा जाता है। अब इसी के बाद आप चलो बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या होता है? कैपिटल अकाउंट अगर बैलेंस में है, हमने क्या कहा, कैपिटल अकाउंट इज इन बैलेंस। कब? जब कैपिटल इनफ्लो, जब कैपिटल इनफ्लो लाइक रिसीट ऑफ लोन्स फ्रॉम अब्रॉड, या आपका सेल होना है असेट या शेयर्स इन फॉरेन कंपनीज आर इक्वल टू कैपिटल आउटफ्लोज। यानी हमें यहाँ पर भी ध्यान से सुनना है कि कैपिटल अकाउंट बैलेंस कब होगा? जब हमारे कैपिटल इनफ्लोज और कैपिटल आउटफ्लोज दोनों आपस में इक्वल होंगे, यानी कि रिसीट, लोन से जो पैसा मिल रहा है अब्रॉड से, या आपने कुछ बेचा असेट फॉरेन कंपनी से, वो हमारे रीपेमेंट या परचेज ऑफ असेट के इक्वल। मतलब देखो, परचेज ऑफ असेट और सेल ऑफ असेट, ये दोनों जब हमारा इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा? हमारा कैपिटल अकाउंट बैलेंस हो जाएगा। इसी के बदले अगर मान लो कैपिटल अकाउंट हम कह रहे हैं सरप्लस में जा रहा है, तो ऐसे में क्या हुआ है? ऐसे में हुआ ये है कि कैपिटल इनफ्लो बढ़ गया है कैपिटल आउटफ्लो से। और डेफिसिट में क्या होता है? अगर हम कह रहे हैं कैपिटल अकाउंट डेफिसिट में है, इसका सीधा सा मतलब है कि कैपिटल इनफ्लो कम है कैपिटल आउटफ्लो से, यानी आपको रीपेमेंट लोन्स की बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है, परचेज आपका शेयर्स वगैरह आपने ज़्यादा खरीद लिए हैं, आपको उतने लोन्स का पैसा नहीं आया है, सेल नहीं हुआ एसेट शेयर वगैरह, तो उसी को हम क्या कह देते हैं कि ये कैपिटल अकाउंट डेफिसिट में है। अब बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है कि जब भी देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा सरप्लस या डेफिसिट में होता है, तो उससे क्या पता चलता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले तो आपको यही समझना चाहिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस और डेफिसिट में कैसे आया। किसी भी इंटरनेशनल पेमेंट की समझ लो आप, एसेंस सेज दैट जस्ट लाइक एन इंडिविजुअल हु स्पेंड्स मोर देन हर इनकम मस्ट फाइनेंस द डिफरेंस बाय सेलिंग असेट और बाय बोरोइंग। ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी इनकम से ज़्यादा स्पेंड करता है, तो वो कैसे फिर, अब मान लो आपकी इनकम है 1 लाख रुपए पर मंथ, ठीक है, ये आपकी सैलरी है, खर्चा आपका हर महीने का 2 लाख है। अब भाई जो 1 लाख रुपए की दिक्कत आती है, क्योंकि ये सैलरी तो 1 लाख की है, खर्चा 2 लाख रुपए का है, तो उस 1 लाख को कैसे आप करोगे? या तो आप बोरोइंग लोगे, भाई उधारी करोगे आप, है ना, या अपना कोई असेट बेच दोगे। सॉरी गाइस, बात को समझ रहे हो? तो ऐसे ही करोगे आप, तो ऐसा आप करते हो। अगर गवर्नमेंट का भी कुछ ऐसा ही हाल है कि भाई गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा ऐसा करना पड़ रहा है, तो देखो ये भी ध्यान में रखना है, नेट कैपिटल इनफ्लो करंट अकाउंट, क्योंकि ना डेफिसिट अगर करंट अकाउंट में है तो वो कैपिटल अकाउंट के सरप्लस से फाइनेंस किया जा सकता है। तो हमें पता है बैलेंस तो फिर भी रहेगा ही, ये बिल्कुल स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो देखो करंट अकाउंट में अगर कोई डेफिसिट हुआ है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कहीं प्रॉब्लम आई हो, मतलब प्रॉब्लम का मतलब है कि ज़्यादा डेफिसिट फॉर्म में अगर चल रहा है, तो कैपिटल अकाउंट से आप उसको फाइनेंस कर दोगे, हो गया मामला।
इन दिस केस इन विच अ कंट्री सेट टू बी बैलेंस ऑफ पेमेंट, इक्विलिब्रियम उसका आ जाएगा, बिकॉज इक्विलिब्रियम में तो रहेगा ही। तो करंट अकाउंट डेफिसिट को आप फिनेंस इंटायरली कर देते हो इंटरनेशनल लेंडिंग से, बिना रिजर्व मूवमेंट के। ऑल्टरनेटिवली कंट्री कुड यूज रिजर्व्स एज वेल, फॉरेन एक्सचेंज के वो रिजर्व्स यूज कर ले अगर कोई भी बैलेंस करना है अपने डेफिसिट को। जो रिजर्व्स होते हैं बैंक का ना फॉरेन एक्सचेंज बेच देता है, जब भी कोई डेफिसिट वगैरह होता है तो उसको ऑफिशियल रिजर्व सेल में लिख दिया जाता है। इससे बस होगा यही कि आपके ऑफिशियल रिजर्व्स में डिक्रीज और इंक्रीज कर दे जाते हैं। ओवरऑल बैलेंस का पता चलता है कि आपके पास बाहर की करेंसी कितनी है। ठीक है, ये बात मामला समझ में आ गया। इसी में मामला होता है ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स का। ये क्या है? देखो यहाँ ये कह रहा है कि जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस है ना, उसको हम ऑटोनॉमस कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो ट्रांजैक्शंस हैं आर मेड ड्यू टू सम रीजंस अदर देन टू ब्रिज अ गैप इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। यानी कि यह इंडिपेंडेंट है पीओपी के स्टेट से। एक रीजन है ये प्रॉफिट अर्न करना चाहती हैं तो उनको अबव द लाइन आइटम्स बीओपी में लिखा जाता है। एक बैलेंस ऑफ पेमेंट है सरप्लस डेफिसिट जो भी आए, अगर ऑटोनॉमस रिसीट ग्रेटर है और ये लेस देन है ऑटोनॉमस पेमेंट से, तब ऐसा माना जाता है कि वो सरप्लस या डेफिसिट फॉर्म में बैलेंस ऑफ पेमेंट को दिखाएगा। अगर ऑटोनॉमस रिसीट ज़्यादा है ऑटोनॉमस पेमेंट से, तो ध्यान रखना, वो तो हमें पता ही है, रिसीट ज़्यादा होंगे डेफिसिट से तो सरप्लस ही सरप्लस है, ये तो हम जानते ही हैं, है ना। अब अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं? जो बिलो द लाइन आइटम्स लिखे जाते हैं। यानी अब बिलो द लाइन आइटम्स ना बेसिकली देखो एक चार्ट है। जैसे अभी हमने मान लो ये बीओपी है, ठीक है, बीओपी का अकाउंट है, या हमने करंट अकाउंट के बारे में लिखना शुरू करा, तो हमने पहले यहाँ पर गुड्स के बारे में लिखा, सर्विसेज के बारे में लिखा, टर्म्स ऑफ पेमेंट के बारे में लिखा। अब जितने भी कैपिटल अकाउंट की ट्रांजेक्शन्स होती है ना, वो नीचे लिखी जाती हैं, तो उसी को बिलो द आइटम बोला जाता है। ध्यान रखना मेरी इस बात को, कैपिटल अकाउंट की जो पेमेंट्स के बारे में लिखा जाता है उसी को बैलेंस ऑफ ये कहा जाता है आपका बिलो द आइटम्स। ठीक है, अब मान लो उसी के बारे में आप समझ जाओ कि ऑन द बिलो लाइंस पे लिखा गया ऑन द अदर हैंड डिटरमाइन बाय द गैप इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, दैट इज वेदर डेफिसिट में है सर्प्लस में है, सारा कुछ उसमें से निकाल के लिखा जाता है जो भी आता है। अगर आप देखो एरर भी आ सकते हैं, इट इज डिफिकल्ट टू रिकॉर्ड ऑल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस एक्यूरेटली। थर्ड एलिमेंट भी होता है इसमें, करंट अपार्ट फ्रॉम करंट एंड कैपिटल अकाउंट एक एरर ओमिशन का भी मामला होता है। ऐसे टेबल टेबल में ना बनाया जाता है, ओवरऑल बैलेंस कितना है, रिजर्व में चेंज कितना है, सारा इस टेबल में लिखा जाता है। ये भी ज़रूरी होता है लिखना, तो लिख दिया जाता है और ऐसे फिर इसका बैलेंस ऑफ पेमेंट की पूरी शीट को बना दिया जाता है। अच्छा, अब हमने क्योंकि कहा कि भाई फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इसमें सारी इन्वॉल्व है, तो क्या होती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट? जहाँ पर ना आप करेंसीज को ट्रेड कर रहे होते हैं। एक मार्केट है जहाँ पर करेंसी ट्रेड हो रही है। जैसे कि लेट अस अज्यूम कि एक सिंगल इंडियन रेसिडेंट है जो लंदन में रहता है, विजिट करता है, वेकेशन पे जाता है, वहाँ पर टूरिस्ट सर्विसेज वो इम्पोर्ट कर रहा है। अब वहाँ पर उसको जाके पाउंड्स पे करने पड़ेंगे अपने स्टे पर, है ना। तो पाउंड्स के हिसाब से निकलेगा, तो मतलब देखो 1 INR या 1 पाउंड इज इक्वल टू हाउ मच INR, उस हिसाब से उसको पेमेंट देनी पड़ेगी। तो उसी को फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहते हैं। अच्छा, मेजर पार्टिसिपेंट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के कौन होते हैं? कमर्शियल बैंक्स होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स होते हैं, ऑथराइज डीलर्स होते हैं, मॉनेटरी अथॉरिटीज होती हैं। ये सारे के सारे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ट्रेड करते हैं। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे निकाला जाता है, या फॉरेक्स रेट क्या होता है? तो क्या है बेसिकली प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर, उसी को हम फॉरेन फॉरेक्स रेट कहते हैं। ये लिंक है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज का। वैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर, इफ यू हैव टू पे ₹50 फॉर $1, तो यानी कि एक्सचेंज रेट क्या है? ₹50 पर डॉलर। तो मान लो इसने कहा कि और सिंपल करने के लिए, मान लो कि ना वर्ल्ड में दो ही कंट्री है, इंडिया और यूएसए, और एक्सचेंज करती हैं। अब ये एक्सचेंज का मामला कैसे होगा? तो कह रहा डिमांड कैसे बनती है, किसी भी फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कब बनती है बताओ? कौन लोग होते हैं जो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करते हैं? वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको कोई बाहर का प्रोडक्ट खरीदना है या सर्विसेज कोई खरीदनी है। जैसे अभी वो लेडी लंदन गई है, मान लो कहीं लॉस एंजलिस जा रही है, कहीं भी जा रही है, या कोई गिफ्ट आपको अब्रॉड से सेंड किया जा रहा है ना, या फाइनेंशियल एसेट्स परचेज किए जा रहे हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट्स का प्राइस राइज तब हो जाता है जब हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा। देखो प्राइस अगर फॉरेन एक्सचेंज का बढ़ा तो कॉस्ट बढ़ेगी बढ़ेगी। मान लो आज की रेट में अगर $1 ₹84 का है ना, और ये बढ़ता ही जा रहा है, कभी 89 हो गया, कभी कुछ हो गया, तो इससे हमारी कॉस्ट प्रोडक्ट की बढ़ नहीं जाएगी? जो पहले फॉरेन गुड 84 में मिल रहा था, 85 में मिल रहा था, आज वो 89 या 90 में मिल रहा है। तो इससे डिमांड आप अब धीरे धीरे क्या होगा, आप इम्पोर्ट करना बंद करोगे कि यार तो बहुत महंगा है। अब सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज की कैसे होती है? देखो फॉरेन करेंसी का फ्लो होम कंट्री में आने का वजह क्या होती है? या तो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो,
क्योंकि आपके डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज की फॉरेनर्स को बहुत डिमांड है, टी कॉफ़ी हो गई या कुछ हैंडीक्राफ्ट ऐसी चीज़ हो गई, वो हमारी जाती है। या फॉरेनर सेंड गिफ्ट्स और मेक ट्रांसफ़र करता है हमारी होम कंट्री में किसी व्यक्ति को, तो वो भी आपका सप्लाई है फॉरेन एक्सचेंज का। अब देखो फॉरेन एक्सचेंज का प्राइस कैसे राइज हुआ, देखो राइज अगर फॉरेन एक्सचेंज का प्राइस कर जाएगा तो फॉरेनर को कॉस्ट क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। राइज का मतलब क्या है, मान लो $1 पहले मान लो ₹50 में आता था, अब क्योंकि राइज हो गया है, मेरे लिए राइज हुआ है, अब ये 45 का हो गया, तो फॉरेनर को इसके लिए कॉस्ट कम पे करनी पड़ेगी। तो वाइल परचेजिंग प्रोडक्ट, तो इसमें क्या होगा, एक्सपोर्ट मेरा इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि उसको सस्ता पड़ रहा है मेरे देश से सामान, सप्लाई क्या बढ़ जाएगी, सप्लाई इससे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इस पे नंबर ऑफ फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कैसे। अब अगर मान लो एक्सचेंज रेट मुझे डिटरमाइन करना, कैसे पता चले कि हम एक्सचेंज रेट कैसे निकलते हैं, दो तरीके हैं, तीन बल्कि इसमें लिखे हुए हैं। एक होता है फ्लेक्सिबल रेट, एक होता है फिक्स एक्सचेंज रेट, एक होता है मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। सबसे पहले हम चलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की तरफ। ये इस एक्सचेंज रेट का इसका मतलब क्या होता है, इस एक्सचेंज रेट का एक सीधा सा मतलब है कि आप मार्केट फोर्सेस की डिमांड एंड सप्लाई से, इसको याद रखना, फ्लेक्सिबल को हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी कहते हैं, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से आप एक्सचेंज रेट को निकाल रहे हो। यानी अगर एक्सचेंज रेट डिटरमिन करना है तो आप सबसे पहले देखोगे डिमांड एंड सप्लाई के कर्व, जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, यहाँ पर आपका डिमांड एंड सप्लाई आपस में इक्वल है। कंप्लीटली जो फ्लेक्सिबल सिस्टम होता है उसमें सेंट्रल बैंक यानी कि हमारा आरबीआई इंटरवीन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में नहीं कर सकता। अगर सपोज करो डिमांड फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज की बढ़ गई हैं किसी इंडियन के, क्योंकि इंडियंस का ट्रैवल बाहर बढ़ गया है, तो डिमांड कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इसके उल्टा अगर डेफिसिट हुआ है या डिमांड कम हुई है तो वो अलग मामला है, फिर आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। दोनों बातें याद होनी चाहिए। अब मान लो किसी एक्सचेंज रेट का इम्प्लाइज एट इंक्रीज इन, अगर मान लो एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो गया तो प्राइस फॉरेन करेंसी का इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बढ़ जाएगा। आई टोल्ड यू ना, पहले $1 50 का था, अभी $1 70 का हुआ है, तो इससे क्या हुआ, प्राइस उस प्रोडक्ट का बढ़ गया है, तो मेरी करेंसी क्या होगी, डेप्रिशिएट हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। ऐसे ही फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में मान लो ये उल्टा हो जाता, $1, एक मिनट, मान लो इसके उल्टा कुछ हो जाता, क्या हो जाता इसके उल्टा, मान लो $1 पहले 50 था, $1 जो है वो 30 हो गया है, तो ऐसे में क्या होगा, प्राइस डिक्रीज हो जाएगा, तो मेरे लिए सस्ता पड़ गया सामान, तो मेरी करेंसी का क्या हो जाएगा, एप्रिसिएशन हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। यानी फॉरेन करेंसी डोमेस्टिक करेंसी के उस पर जो प्राइस है वो अगर बढ़ के आता तो मेरी करेंसी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी मेरे लिए अप्रिशिएट। इसी पे हम चलते हैं, नेक्स्ट टर्म आता है स्पेकुलेशन करना। देखो मनी किसी भी कंट्री के लिए असेट तो होता ही है, अगर इंडियंस को लग रहा है कि ब्रिटिश पाउंड आने वाले समय में विद रिस्पेक्ट टू रुपी बढ़ जाएगा तो वो होल्ड कर देते हैं पाउंड्स को, है ना, ऐसा भी तो हम कर देते हैं। अब मान लो एक्सचेंज रेट इफेक्ट होगा ही होगा, इससे पूरी मार्केट हिलेगी हिलेगी। मान लो एक बंदे को पता चल गया यार आज तो ये 80 रुपये है पाउंड की वैल्यू, लेकिन आने वाले ना 5-10 दिन में इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो 85 हो जाएगी, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा यार मेरे को तो 5,000 का इससे प्रॉफिट हो सकता है, मैं 80,000 की डील कर रहा था और इसमें तो मेरे को पता चला कि भाई आगे बढ़ जाएगा, खाली 1,000 ही रुपए का फायदा हो रहा था, अब मैं क्या करता हूँ 5,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए इस पैसे को भी होल्ड करके डील को भी होल्ड कर लेता हूँ। तो यानी कि इस एक्सपेक्टेशन में कि कोई डिमांड पाउंड की, डिमांड फॉर पर्टिकुलर करेंसी अगर बढ़ने वाली है तो ऐसे में हम क्या करते हैं, होल्ड कर लेते हैं अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, तो उसी को क्या कहते हैं हम, स्पेक्यूलेशन। अब इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट का क्या आपस में लेना देना है उसको देख लेते हैं हम। क्या देखो इन द शॉर्ट रन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डिटरमिन फैक्टर्स होते हैं, एक होता है इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, यानी डिफरेंस बिटवीन योर इंटरेस्ट रेट बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। Huge funds owned by banks and multinational corporations and wealthy individuals which move around the world in search of the highest interest rate. एग्जाम्पल के तौर पर इफ एज्यूम दैट गवर्नमेंट बॉन्ड्स इन अ कंट्री ए पे 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पर आपका इक्वली सेफ बॉन्ड इन कंट्री बी यील्ड 10%। यहाँ का बड़ा मामला थोड़ा सा ऐसा है, देखो मान लो
एज्यूम करो कि गवर्नमेंट बॉन्ड कंट्री ए में 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट में है, ठीक है, वेयर इक्वली सेफ बॉन्ड कंट्री बी में 10% के इंटरेस्ट पे है, यानी 2% का फर्क है। अब इन्वेस्टर क्या करेगा, फ्रॉम कंट्री ए विल बी अट्रैक्टेड बाय द हायर इंटरेस्ट इन कंट्री बी, एंड वो करेंसी खरीद लेगा बी से। तो एट द सेम टाइम अगर इन्वेस्टर कंट्री बी का इन्वेस्ट कर रहा है ऑन ओन कंट्री, उसको मोर अट्रैक्टिव लगेगा, डिमांड लेस ऑफ है ना कंट्री सही करेंसी, मतलब कि डिमांड कर्व ना एज करेंसी का शिफ्ट होकर लेफ्ट टू द लेफ्ट, सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू द राइट, कॉजिंग डिप्रिसिएशन ऑफ अ कंट्रीज एज करेंसी। तो यानी जो राइज है इंटरेस्ट रेट का एट होम ऑफन लीड्स टू एन अप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ऐसा भी देखने को मिलता है कि इंटरेस्ट रेट से भी एक्सचेंज रेट पर फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, देखो अब कितना यहाँ पे पड़ा, अगर एक्सचेंज रेट, अगर देखो इंटरेस्ट रेट मेरी कंट्री का कम है तो लोग मुझसे खरीदने आएंगे, बेचना में जब मैं जा रही हूँ तो मैं देखूंगी कि यार पर्टिकुलर कंट्री में अगर मेरी कंट्री से ज़्यादा इंटरेस्ट है तो मैं उस कंट्री में बेचूंगी, तो डेफिनेटली इससे भी मार्केट पर एक्सचेंज रेट पर असर पड़ता है। क्या इनकम का भी एक्सचेंज रेट पर असर पड़ता है? बिल्कुल। अगर कहीं की इनकम इंक्रीज होती है तो कंज्यूमर की यानी स्पेंडिंग भी इंक्रीज होगी, तो जब स्पेंडिंग इंक्रीज होगी तो बाहर से भी इंपोर्ट करेगा गुड्स, तो इंपोर्ट करेगा तो डिमांड कर्व शिफ्ट करेगा राइट वर्ड, एज आई टोल्ड यू। जैसे मान लो दिस इज अ कर्व और यहाँ पे डिमांड कर्व जा रहा है, ये दिस इज डिमांड कर्व, दिस इज सप्लाई कर्व, अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है तो ऊपर जाएगा ना अपवर्ड, अब मतलब आपका राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा ही। तो यानी कि हमें समझ में आ गया कि भाई साहब अगर इनकम भी बढ़ रही है तो उसका भी बहुत असर पड़ेगा। अब ऐसे इंक्रीज इन इनकम अब्रॉड एज वेल, तो डोमेस्टिक एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, सप्लाई कर्व भी आपका शिफ्ट आउटवर्ड करेगा, तो ऑन बैलेंस द डोमेस्टिक करेंसी मे और मे नॉट डेप्रिशिएट, व्हाट हैपेंस विल डिपेंड ऑन आपकी इनकम कितनी बढ़ रही है और एग्रीगेट डिमांड किस तरह से फास्टेस्ट हो रही है, वो सब आपका एक्सचेंज रेट को डेफिनेटली असर देते हैं। कह रहा है एक्सचेंज रेट लॉन्ग रन में कैसा होता है, तो कह रहा है देखो परचेजिंग पावर अगर थ्योरी पे चलते हो ना तो लॉन्ग रन प्रेडिक्शंस ये करता है कि एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबल रेट की अगर बात करें, कोई अगर बैरियर नहीं है ट्रेड एंड टैरिफ्स का, कोटा वगैरह का, तो एक्सचेंज रेट इवेंचुअली एडजस्ट अपने आप कर लेता है, सेम प्रोडक्ट कॉस्ट एंड सेम कर लेता है आराम से लॉन्ग रन में जाके। अगर ऐसा कुछ बार में जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में एग्जाम्पल से समझाते हो जल्दी समझ जाओगे। देखो मान लो एक शर्ट की जो कॉस्ट है ना वो $8 है यूएस में और 400 इंडिया में। अब रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट मान लो 50 रुपये है, टू सी वाई एट एनी हाई रेट हायर देन ₹50 से ₹60 कॉस्ट ₹480। मान लो पहले यूएस डॉलर 50 रुपये का था, अभी $1 आपका 60 रुपये का हो गया है, तो जो पहले आपकी 400 रुपये की शर्ट मिल रही थी वो आपको 480 की मिल रही है, बट इन द यूएस बट ओनली फॉर ₹100 हमारे इंडिया के अंदर मिल रही है। इन दैट केस ऑल फॉरेन कस्टमर वुड बाय शर्ट फ्रॉम इंडिया, है ना, क्योंकि पता है भाई यहाँ यूएस से इस वक्त महंगी मिल रही है, इंडिया सस्ती मिल रही है, इंडिया से ले लेते हैं। एनी एक्सचेंज रेट बिलो ₹50, है ना, तब आप शर्ट को यूएस से खरीदोगे, क्योंकि अब वो सपोज दैट प्राइस इन इंडिया वुड राइज बाय 20% और वाइल प्राइस इन द यूएस राइज बाय 50%, तो इंडियन शर्ट वुड नाउ कॉस्ट ₹480, जबकि वहाँ पर अमेरिकन शर्ट कॉस्ट ₹12 पर शर्ट, $12 पर शर्ट। तो मतलब आपको देखना पड़ेगा कि आपको कहाँ से सामान सस्ता मिल रहा है। तो ऐसे में देखो फॉर दीज टू प्राइसेस टू बी इक्विवेलेंट, $12 का मतलब है कि कॉस्ट के प्राइस 480 पड़ा, $1 मस्ट बी वर्थ ₹40, तो डॉलर, इससे ही पता चला कि डॉलर यहाँ पर डेप्रिशिएट हुआ है। तो देखो आप अल्टीमेटली आपको समझ में आएगा कि देखो पहले कहाँ $50 था फिर बाद में कैसे 40 हो गया। तो अल्टीमेटली देखो यहीं पे कहने की कोशिश कर रहा है कि एक्सचेंज रेट ना लॉन्ग रन में अपने आप ही एडजस्ट होता चला जाता है, जैसे हमने इस केस सिनेरियो में देखा। बात समझ रहे हो? तो अल्टीमेटली लेकिन अगर कोटा वोटा टैरिफ वैरिफ वॉर वॉर चलेगा तब नहीं हो पाएगा, फिर तो आप, तभी तो इतना दिक्कत हो रही है इस वक्त इकॉनमी में। अब देखो एक तो हमने पढ़ा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, सॉरी गाइस, और दूसरा हम देखते हैं अभी हमारा फिक्स एक्सचेंज रेट, ये भी एक सिस्टम है जिसके तहत हम क्या निकालते हैं, जिसके तहत हम ये निकालेंगे कि हमारा कैसा रहेगा एक्सचेंज रेट सिस्टम फिक्स वाले से। देखो यहाँ पे ना गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट को फिक्स करती है, सरकार यहाँ इन्वॉल्व होती है, मार्केट नहीं डिटरमाइन करती है डिमांड एंड सप्लाई से, यहाँ गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है। जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट को इनकरेज करने के लिए रुपये को चीपर कर दिया फॉर फॉरनर्स,
तो गवर्नमेंट यहाँ पर रोल निभाती है, डिमांड एंड सप्लाई गवर्नमेंट के हिसाब से चलाई जाती है, गवर्नमेंट यहाँ मेंटेन करती है एक्सचेंज रेट इकोनॉमी का। इसीलिए फिक्स एक्सचेंज रेट में जब गवर्नमेंट एक्शन लेती है और एक्सचेंज रेट को इंक्रीज कर देती है ना, यानी कि डोमेस्टिक करेंसी को चीपर कर देती है, तो उसको डिवैल्यूएशन कहते हैं। और जब रिवैल्यूएशन हो रहा है तो यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट को डिक्रीज करती है, यानी कि डोमेस्टिक करेंसी को कॉस्टलियर बनाती है, तो उसको हम रिवैल्यूएशन कहते हैं। मतलब वही डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन का डिफरेंस है, मतलब थोड़ा समझ रहे हो ना, यहाँ पे सिर्फ नाम चेंज हुआ है और यहाँ पे गवर्नमेंट ये काम करती है। अच्छा, मेरिट डिमेरिट क्या है फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का? देखो, मेन फीचर जो हमने फ्लेक्सिबल फिक्स का पढ़ा वो देखा, देयर मस्ट बी क्रेडिबिलिटी, गवर्नमेंट मेंटेन करती है। अगर कोई डेफिसिट बीओपी में आता है तो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में गवर्नमेंट इंटरवीन करके गैप्स वगैरह को फुलफिल करेगी। बट इफ पीपल नो दैट द अमाउंट ऑफ रिजर्व इज इनएडिक्वेट, दे वुड बिगिन टू ना डाउट द एबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कि वो कैसे मेंटेन करेगी। तो यहाँ पर इसीलिए ना देखो, फिर गवर्नमेंट के ऊपर जब भरोसा नहीं रहेगा तो फिर वो अपने आप अग्रेसिव तरीके से बाइक करना शुरू कर देगी, तो मेरे को है ना एक अटैक सा पड़ जाएगा लोगों को, यार ये तो गवर्नमेंट पे विश्वास नहीं करा जा सकता। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, यहाँ दे डोंट नीड टू मेंटेन लार्ज स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मेजर एडवांटेज जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का होता है वो क्या होता है कि मूवमेंट है, आराम से आपका मूवमेंट होगा। तो प्लस डेफिसिट के अकॉर्डिंग आपने चेक करा, देखो आपने देखा भी अभी लॉन्ग रन में कितना आराम से उसने मूव करके अपने आप को मेंटेन किया। तो अब एक तरीका होता है एक्सचेंज रेट को निकालने का, वो होता है मैनेज फ्लोटिंग करना। यहाँ पर कोई फॉर्मल इंटरनेशनल एग्रीमेंट नहीं है, यहाँ पर मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में मिक्स होता है, क्या फ्लेक्सिबल भी होगा और फिक्स, दोनों सिस्टम्स का मिक्स यूज किया जाता है। इवन कहा जाता है इस प्रैक्टिस को डर्टी फ्लोटिंग भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ क्या करता है सेंट्रल बैंक, यहाँ पर वो गुड्स एंड सर्विस फॉरेन करेंसीज का बाय एंड सेल को इंटरवीन करता है, मॉडरेट करने के लिए कि बहुत ज़्यादा एक्सचेंज रेट मूवमेंट ज़्यादा ना हो। और ऐसा करता है कि भाई ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन आर देयरफॉर नॉट इक्वल टू जीरो। मैनेज फ्लोटिंग में ये हाल होता है। तो ये तरीके हैं हमारे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम्स के, जिसकी वजह से हमें एक्सचेंज रेट का पता चलता है। तो आज आपको बहुत मेजर पार्ट इकोनॉमी का पता चला है। ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। इकोनॉमी के टर्म्स के लिए वी आर वर्किंग ऑन इट। बी श्योर आपको बहुत अच्छा स्टैटिक मटेरियल करंट अफेयर्स मिलेगा। So please stay tuned to our channel. Thank you so much for listening. Have a nice day to all.